देश में मंडल की राजनीति का भी प्रभाव देखा है और देश ने कमंडल की राजनीति का भी प्रभाव देखा है। मंडल यानी जब जातियों में बंटते हैं सब और जब जातियां वोट बैंक बनती हैं। कमंडल सीधे तौर पर दो धार्मिक ध्रुवों के बीच की राजनीति। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं। वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है और सरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। संविधान के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था का आधार वंचित समाज की जातियां हैं, धर्म नहीं। इसीलिए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चुनाव में सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस से मुस्लिम आरक्षण पर लिखित में गारंटी मांग रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। दरअसल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है, जिसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज का कोटा काट कर कम किया है और अब ये फॉर्मूला कांग्रेस देश भर में लागू करना चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस की पिछली सरकारों का हवाला बीजेपी दे रही है। कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण कैसे दिया जा रहा है वो जान लेते हैं। कर्नाटक में ओबीसी की कुल 5 कैटेगरी है। इसमें कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां हैं और उपजातियां हैं, इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिम धर्म को ही शामिल कर दिया गया है। इसमें 4% आरक्षण है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। अब अगर कर्नाटक में मुसलमानों को मिलने वाला कुछ आरक्षण देखा जाए तो राज्य की 12.92% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4, कैटेगरी 2A में 15, कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह देश के कई अन्य राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश में सरकार BCE श्रेणी में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं। ये जातियां 2 कैटेगरी में हैं, A और B। A की 81 जातियों में 73 जातियां मुसलमानों की हैं
8 जातियां हिंदुओं की, बी कैटेगरी में 45 जातियां मुसलमानों की, 53 हिंदू ओबीसी की। इस तरह ए कैटेगरी में 91.5% मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि हिंदू ओबीसी लाभार्थी 8.5% हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 90% मुसलमान आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। केरल में मुसलमानों को शिक्षा के लिए 8% और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में 1970 से पिछड़ी जातियों के लिए कोटा है। बिहार में जिन मुसलमानों को पिछड़ा कहा गया है, उनमें अंसारी, मंसूरी, इदरीसी, दफाली, धोबी, नालबन जैसे जाति शामिल हैं। नौकरी और सरकारी परियोजनाओं में 3% कोटा का लाभ इन्हें मिलता है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं, बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में दर्ज है कि राज्य जिन नागरिकों को पिछड़ा वर्ग मानता है, उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ दे सकता है। राज्य सरकारों ने मुस्लिम धर्म में जातियों के हवाले से आरक्षण दे दिया है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर है। 2009 के चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि केरल, कर्नाटक और आंध्र की तरह पूरे देश में अल्पसंख्यकों की आरक्षण नीति लागू करेंगे। 2014 में भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात कही। 2024 के मैनिफेस्टो में भी अल्पसंख्यकों को लेकर कई घोषणाएं की गयी। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पे तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगा रही है और इस तरह आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनावों की शुरुआत के साथ ही 400 पार का नारा दिया था, तब शायद ये उसके आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास की निशानी के तौर पर देखा गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, इसको सीधे तौर पर संविधान बदल देने के आरोप से जोड़ा गया। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है। जो लोग संविधान को बदलेगा खुद ही खत्म हो जाए। संविधान बचाओ का नारा देकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी संविधान के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर आक्रामक। जनता के बीच संविधान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरक्षण में फेरबदल हो सकता है आपके? इतनी वैसे हिम्मत नहीं है, जनता इतनी हिम्मत नहीं है उनमें, ये डरा है। क्या संविधान में बदलाव हो सकता है बीजेपी? मैम, एक्चुअली दीज आर द स्पेकुलेशंस। मेरा मानना ये है कि अगर वो कोशिश भी करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ कि बेसिकली जो काम कर रहा है मैं उसको ही वोट दूंगा। संविधान के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी नेताओं के बयानों को आधार बना रहा है। राज्य सरकारಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು। नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। संविधान के ही मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकारों की पुरानी नीतियों और मौजूदा चुनाव में नियत को आधार बनाकर सवाल उठा रही है। दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने काफी पहले से ही चुनावी पिच तैयार करनी शुरू कर दी थी। अब लगातार ईडी, सीबीआई के शिकंजे में नेता फंस रहे थे, ये सवाल तब से उठ रहा है। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। हम अपना संविधान बदलने नहीं देंगे, चाहे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े।
चुनावों में संविधान बचाओ की लड़ाई ने और तेजी पकड़ी। अब रैलियों में संविधान की प्रतियां दिख रही हैं और जनता के सामने नैरेटिव सेट करने की कोशिशें। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। जय जय गरवी गुजरात। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता के बीच संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं और विपक्ष के वार की धार कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। इरादा है न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, नहीं ये पाप करना हमारा रास्ता है। और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। संविधान के साथ आम नागरिक के अधिकार जुड़ते हैं और इसी को देखते हुए राजनीति में संविधान का उल्लेख वोट बैंक की गोलबंदी के काम भी आता है। इसीलिए पहले भी संविधान एक मुद्दा रहा है। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति को हाथी पर रखकर संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया था। 2014 में प्रधानमंत्री बने तो संसद को नमन किया। 2019 में जीतने पर संविधान को सामने रखकर अपनी बात कही। राहुल गांधी अपनी रैलियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वो जहां जाएं संविधान की प्रति जेब में रखें। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। इस वक्त देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और किसी तरह से हमें संघर्ष करके इसे बचाना है। जब मैं हरियाणा में घूमता हूं, अब एक शब्द मेरे को सुनाई दे रहा है जो पहले सुनाई नहीं दिया करता था, तानाशाही। अब गांव-गांव में लोग कह रहे हैं तो भाई तानाशाही कर दी। चुनावी चरण के रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को संविधान का रक्षक और एक दूसरे को संविधान द्रोही बता रहे हैं। जनता के बीच ये मुद्दा जा भी रहा है। असर कितना पड़ेगा इसकी समीक्षा नतीजों के बाद ही हो सकती है। बिहार चुनावों के दौरान एक बार संघ प्रमुख के एक बयान को कुछ इस तरीके से मुद्दा बनाकर तूल दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत नहीं पाई थी। फिर जब बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वो बिहार के थे और एनडीए के विपक्ष के गठबंधन में काफी हद तक नेतृत्व वाली भूमिका उनकी रही, लेकिन फिर वो उस गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में आ गए। जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है। बिहार को जातीय राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है। जब पूरे देश में ही जाति जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे गूंज रहे हो, तब बिहार में ये मुद्दा एक अलग रंग ले लेता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सब की संख्या जब बढ़ी हुई हमको ज्यादा निकली तो उसके लिए हम लोगों ने उनका जो आरक्षण की सीमा 50 थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया और 10% तो केंद्र सरकार के हिसाब अपर कास्ट में मिलता ही है, तो इस तरह से कुल मिला के 75% हो गया। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हो, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन चल रहा है और दोनों तरफ से जातियों की राजनीति और आरक्षण का मुद्दा सर्वोपरि है। जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है, जब ये लोग एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई मैं भी एमवाई की बात करता हूँ, पर मेरे एमवाई में महिला हैं और युवा हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले जातिगत आरक्षण का मुद्दा क्यों तूल पकड़ता जा रहा है, इसकी भी एक खास वजह है।
दरअसल तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है वो हैं मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, झंझारपुर और सुपौल। अब अगर इन सीटों के जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो झंझारपुर, सुपौल और अररिया में अति पिछड़ा वोटर्स निर्णायक संख्या में हैं, जबकि मधेपुरा और खगड़िया में पिछड़ी जाति के वोटर अच्छी संख्या में हैं। आरक्षण का मुद्दा पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से सीधा जुड़ता है, तो चुनाव प्रचार में इसे तरजीह मिलना स्वाभाविक है। वैसे बिहार की पहचान मंडल राजनीति और सामाजिक न्याय की लड़ाई वाले राज्य की है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को 2015 में गठबंधन हरा चुका है। आरक्षण का मुद्दा फिर बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर है। बीजेपी इसको लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी, और ये लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। पिछले साल नीतीश कुमार जब विपक्षी गठबंधन के साथ थे, तब उन्होंने ही जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले उठाया। जातीय सर्वे भी किया और आरक्षण की व्यवस्था भी बदली। अब नीतीश एनडीए में है, लेकिन विपक्ष जातीय आधार पर जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाए हुए है। ये मुद्दा आज से नहीं, हमेशा से ज्वलंत रहा है। सवाल यह है कि इन चुनावों में इसका असर कितना पड़ेगा।